अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 24 और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इससे पहले हमने डीएनए का बच्चों जो है वो स्ट्रक्चर, जिसे हम डबल हेलिकल डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया। अगर आप लोग वो स्टडी करना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे, जो कि 3 मोड साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। फिर हम मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को भी स्टडी करेंगे और स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर बच्चों 2 एनिमेशंस बनाई हैं, एक मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट पे और एक डीएनए की रेप्लिकेशन पे। अगर आप चाहें तो वो 2 एनिमेशंस भी इस प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के बाद, जो कि 10 टू 15 मिनट्स का लेक्चर है, अगर वो एनिमेशंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा वो एनिमेशन समझ आएंगी, क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप वो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है? बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक डीएनए अपने ओरिजिनल जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो अपनी एक न्यू कॉपी बनाता है। ठीक है, एक रेप्लिकेशन, एक डीएनए स्ट्रैंड अपनी 2 कॉपीज बनाता है। ठीक है, और फिर वो 2 कॉपीज फर्दर आगे कॉपी होती रहती हैं। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि दैट ईच डॉटर सेल, ताकि आपको पता है बच्चों कि जब भी हमारे पास सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस या मियोसिस जब होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, आई एम श्योर, नहीं तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेक्चर्स तैयार करूंगी इससे कमिंग वीडियोस में। तो जो है वो एक सेल जो है वो दूसरे 2 सेल्स में डिवाइड होता है। तो जो इस सेल का डीएनए होता है उस इंफॉर्मेशन को भी तो कॉपी होना होता है, जैसे सेल कॉपी हो रहा होता है। तो इसी तरह ये डीएनए जो है वो अपने आप से 2 कॉपीज बनाता है और हर सेल में एक कॉपी ऑफ डीएनए जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब डीएनए रेप्लिकेशन होती कितने तरीकों से है? ठीक है, इसके लिए 3 मॉडल्स प्रपोज किए गए। साइंटिस्ट ने 3 मॉडल्स प्रपोज किए थे। कुछ का कहना था कि डीएनए जो है वो कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेट करता है, कुछ ने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव, और कुछ ने कहा डिस्पर्सिव। अब ये मॉडल्स क्या कहते हैं, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले जो कंजर्वेटिव मॉडल था, उसमें साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो कंजर्वेटिव मॉडल है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, पेरेंट पेरेंट डीएनए जिसने रेप्लिकेट होना है। ठीक है, पेरेंट डीएनए कौन सा डीएनए होता है? जिसने रेप्लिकेट होना होता है। ठीक है, तो वो जब भी 2 डीएनए के अंदर अपनी 2 कॉपीज बनाएगा तो एक, गौर से सुनना, एक स्ट्रैंड जो है वो पूरे का पूरा पेरेंट स्ट्रैंड होगा। ठीक है, और जो एक डीएनए होगा उसके अंदर एंटायरली न्यू डीएनए होगा। दोनों स्ट्रैंड्स न्यू होंगे, एक में दोनों स्ट्रैंड्स ओल्ड होंगे और एक में दोनों स्ट्रैंड्स न्यू होंगे। ये कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि ये one molecule containing only parent DNA and the other containing only newly synthesized DNA। ठीक है, अब जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि बच्चों, जब भी कोई एक नया स्ट्रैंड, जो ओल्ड पेरेंट स्ट्रैंड है, जब वो रेप्लिकेट करता है 2 डीएनए के अंदर, तो एक उसके पास ओल्ड स्ट्रैंड आता है और एक उसके पास न्यू आता है। ये देखो, रेड वाला ओल्ड, ब्लू वाला न्यू। कंजर्वेटिव में उसने क्या कहा था कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो ओल्ड होंगे या दोनों स्ट्रैंड्स न्यू होंगे। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव में उसने कहा कि एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू होता है। ठीक है, इसमें भी एक ओल्ड होता है, इसमें भी एक न्यू होता है। ठीक है, कि दैट ईच न्यू डीएनए हेलिक्स कंटेन्स वन पेरेंट स्ट्रैंड एंड वन न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है और इसी को ही यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और फिर एक तीसरा मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया, डिस्पर्सिव मॉडल, जिसमें ये कहा गया कि जो 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, जो 2 न्यू डीएनए बनते हैं, उसमें कुछ पीसेस ओल्ड के होते हैं और कुछ न्यू के होते हैं। देखो, रेड वाले जो हैं ये ओल्ड के हैं और ये जो ब्लू है ये न्यू के हैं। तो उन्होंने कहा जो दोनों स्ट्रैंड्स, जो 2 डीएनए बनते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ हिस्सा, कुछ कुछ पार्ट जो है वो ओल्ड का होता है और कुछ कुछ न्यू का होता है, इसलिए इसको डिस्पर्सिव कहा गया। ठीक है, तो अब ये तीनों मॉडल्स जब मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन प्रपोज किए गए, तो साइंटिस्ट ने कहा कि अब हमें, ये तो थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, तो हमने इसे प्रूव तो करना है कि कौन सा मॉडल जो है वो एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन में फॉलो करता है। तो उसके लिए बच्चों, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, जिसे कहते हैं एक का नाम था मैथ्यू मेसेल्सन और दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन स्टॉल। ये 2 साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने 1958 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कौन से मॉडल से होती है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव की। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत प्यारी एनिमेशन बनाई है, जो कि इंग्लिश में भी है और उर्दू हिंदी में भी है। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में भी देखना चाहते हो आप उसे वॉच कर सकते हो, उसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रक्स बता देती हूँ कि बच्चों, उन्होंने जो यूटिलाइज किया था, उन्होंने नाइट्रोजन का फायदा उठाया था। कैसे उठाया था बच्चों? हमने जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या होती है,
पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, और एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेस होती है, ठीक है, नाइट्रोजेनियस बेस, ठीक है, हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, बीच में शुगर होती है, एक तरफ नाइट्रोजेनियस बेस होती है, एक तरफ फॉस्फेट होता है। तो ये जो नाइट्रोजेनियस बेस थी, इसका उसने फायदा उठाया था, एक उसने N15 आइसोटोप डाला था और एक N14 आइसोटोप डाला था, और फिर उसने इसके थ्रू चेक किया था कि डीएनए कौन सी रेप्लिकेशन फॉलो करता है। आप अगर वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको कंप्लीटली ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो डीएनए है वो कौन सा मॉडल फॉलो करता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बच्चों। अगर मैं देखूं कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट किन स्टेप्स में करता है, तो देयर आर 5 स्टेप्स, टोटल 5 स्टेप्स। सबसे पहले होती है अनवाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, दूसरी होती है इनिशिएशन, थर्ड स्टेप होता है एलोंगेशन, फोर्थ टर्मिनेशन एंड फिफ्थ प्रूफ रीडिंग। अच्छा, कुछ बच्चों जगहों पर आपको सिर्फ ये 3 जो है वो स्टेप्स नजर आएंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ये जो पहला और आखिरी मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसको भी स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में ही बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि बेसिकली ये भी ये रेप्लिकेशन का प्री स्टेप है, ठीक है, और ये इसका पोस्ट स्टेप है, ठीक है। लेकिन मेन जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन इन 2 स्टेप्स के बगैर भी डीएनए रेप्लिकेशन समझ नहीं आएगी। अच्छा बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी मैं कहूंगी ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, हम पेरेंट स्ट्रैंड, हम पेरेंट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। मैं पेरेंट स्ट्रैंड कहूं या ओल्ड स्ट्रैंड कहूं, एक ही बात है, ठीक है। और न्यू स्ट्रैंड को बच्चों हम डॉटर स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम डॉटर सेल कहते हैं, इस तरह हम डॉटर स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज का एक ही मतलब है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी न्यू स्ट्रैंड की बात आएगी तो या वो डॉटर स्ट्रैंड होगा या कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड कहा जाएगा, ठीक है। और अगर ओल्ड स्ट्रैंड है तो मैं उसे पेरेंट स्ट्रैंड भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज से लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप, दैट इज द अनवाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है बच्चों। आपको मैंने जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हम डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़े थे, वहां पर भी मैंने बताया था कि दैट डीएनए डज नॉट एग्जिस्ट ओपनली इन सेल, इट इज सुपर कॉइल्ड एंड सेफली पैक्ड इन क्रोमोसोम्स। बच्चों, डीएनए जो है वो ऐसे, ये देखो, ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में सेल में नहीं मौजूद होता, वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पैक हुआ हुआ होता है, ठीक है। ये देख रहे हो कितनी हाईली कॉइल्ड पैकिंग, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड कॉइल होता है, फिर वो कॉइल्स फर्दर जो है वो फोल्ड होती हैं, न्यूक्लियोसोम्स बनाती हैं, फिर वो न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कॉइल्ड होकर सुपर कॉइल्स बनाते हैं, और एट द एंड हमारे पास कौन सा लेवल आ जाता है, क्रोमोसोम्स। तो हमारे सेल के अंदर इस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो जब उसने ओपन होना है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो वो फिर इस क्रोमोसोम से किस फॉर्म में आएगा, डबल हेलिक्स के लिए। तो इसलिए वो क्या होगा, अनवाइंड होगा, ठीक है। और ये सारी अनवाइंडिंग और डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इट अकर्स बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस से पहले जो इंटरफेज होता है, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है और डीएनए अनवाइंडिंग होती है, ठीक है। और उसी फेज के अंदर डीएनए जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और करते करते जो है वो मल्टीपल नंबर्स में हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगी, अनवाइंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है, जो मेन स्टेप है, वो है इनिशिएशन, कि अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए ओपन हो गया, ठीक है। तो जो है वो अनकॉइल्ड हो गया, सॉरी। तो अब इनिशिएशन शुरू हो रही है, ठीक है। अब डीएनए हेलिक्स हमारे पास ऐसे करके, देखो ऐसे हमारे पास डीएनए हेलिक्स आ गया, ठीक है। अब हमने इस डीएनए हेलिक्स को ओपन करना है। तो रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ से बिगिन होती है, एट स्पेसिफिक ओरिजिन साइट्स, ठीक है बच्चों, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसे प्रॉपर ड्रॉ करूं, तो ये देखो, अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, फॉर एग्जांपल डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर एक जगह होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन साइट। क्या बोलेंगे, ओरिजिन साइट। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे डीएनए जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और यहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे एक ओरिजिन साइट होता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, एंजाइम डीएनए हेलिकेज आता है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में देखो, ये ब्लू कलर का दिखाया हुआ है हेलिकेज। इसका क्या काम होता है, ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन करता है, ठीक है। और किस तरह से ओपन करता है, कि जो नाइट्रोजनियस स्पेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ये उसको ब्रेक करता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस, ठीक है।
बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये उनको ब्रेक कर देते हैं ताकि दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होना शुरू हो जाए। ये काम कौन करता है? हेलिकेज। और ये जो बच्चों आपको यहाँ एंजाइम नजर आ रहा है टोपो आइसोमरेज, ठीक है, ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये आप अभी जो डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियो है वहां पर भी आपको समझ आएगा कि सुपर कॉइलिंग जब अनकॉइल्ड हो रही होती है, कॉइलिंग खुल रही होती है, तो डीएनए के स्ट्रैंड में एक स्ट्रेस आता है, उसको ये रिलीज करता है टोपो आइसोमरेज, ठीक है। अच्छा, हेलिकेज ने ओपन कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पर प्रोटीन्स आती हैं वो आती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। बच्चों ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, दे बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड्स टू कीप देम फ्रॉम री एनिलिंग, ठीक है। ये जो डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो रहा है कहीं ये दोबारा से ना जुड़ जाए और दोबारा से नाइट्रोजनियस बेसिस बॉन्ड ना बना ले, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं, ये देखो ये एक स्ट्रैंड पर बाइंड कर जाती है और एक स्ट्रैंड पर बाइंड कर जाती है, ताकि जो ये है क्या नाम है हमारे पास स्ट्रैंड्स जो हैं ये दोबारा से बाइंड ना करें, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये डीएनए को दोबारा ज्वाइन करने से बचाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे बच्चों आता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज जो है ये क्या करता है? आरएनए का प्राइमर बनाता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर बच्चों एक 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक जो है वो सीक्वेंस होता है, एक स्ट्रैंड होता है आरएनए का, ठीक है, जो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइड से थोड़ा सा आगे करके जहां से डीएनए ने रेप्लिकेट करना होता है वहां पर आके ऐसे बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और इसके आगे ये जो इसका 3 प्राइम एंड है, इसके आगे से फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो डीएनए प्राइमेज क्या करता है? इट बिल्ड्स अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर व्हिच एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन बिल्डिंग द न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज को पता चलता है कि यहाँ पे प्राइमर जो है वो बन गया है, तो यहाँ से मैंने डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड या थर्ड पार्ट कह लो वो क्या आता है? इलोंगेशन, जिसमें अब स्ट्रैंड ने डीएनए ने रेप्लिकेट होना है, ठीक है। और ये एंजाइम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पर मैं बच्चों 3 लिखना भूल गई, इसे नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 2 का अलहदा काम है, 1 का अलहदा काम है और 3 का अलहदा काम है। तो जो काम जो इलोंगेशन करता है, मेन डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। It binds to the primer and add complementary DNA molecules to the template strand in 5 to 3 direction। बच्चों अब इसको ना बहुत गौर से समझना है आपने। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले हमारे पास ये नीचे आओ, लीडिंग स्ट्रैंड पे आओ, ये देखो यहाँ से हेलिकेज जो है ये डीएनए को ओपन करता जा रहा है, ठीक है, अनवाइंड करता जा रहा है। और यहाँ से हमारा ये देखो, ये रेड कलर का देखो आरएनए प्राइमर आया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बच्चों, आपको पता है ना डीएनए की दो जो है वो डायरेक्शन होती है, एक 3 प्राइम होती है और एक 5 प्राइम होती है, ठीक है। अच्छा, 3 प्राइम का मतलब है कि इस तरफ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन शुगर का। और 5 प्राइम का मतलब होता है कि 5 प्राइम जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये है एक आरएनए प्राइमर, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो ये देखो, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है वो, देखो अगर मैं इस आरएनए प्राइमर को देखूं तो ये ऐसे है, 5 प्राइम 3 प्राइम। अब इस 3 प्राइम के आगे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो रही हैं, देखो ऐसे ऐसे करके ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये 3 प्राइम की डायरेक्शन में जिस तरफ हेलिकेज जा रहा है उसी डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। इसे हम बोलते हैं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है इट सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूसली टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो ये जो ऐसे गोल, ये जो पॉइंटेड है ना जहां पर हेलिकेज जो है ओपन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में जिसमें हेलिकेज डीएनए को ओपन कर रहा है उसी डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैं इसको ये देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ या आप इसे रीइमेजिन करो बच्चों, ये आप जब एनिमेशन देखोगे ना तो ट्रस्ट मी आपको ये बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ऐसे एक आरएनए पॉलीमरेज बनाऊं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐसे फॉरवर्ड मूव कर रहा है और इसे सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो ऊपर वाला स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज कर रहा है। अच्छा, अब बच्चों नीचे बनता है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बनता है और उसमें कोई ब्रेक नहीं आता, ये सीधा सीधा ऐसे हेलिकेज की डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर देखूं बच्चों, तो देखो अब ऊपर वाले स्ट्रैंड का क्या मसला है, नीचे वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड था वो 3 प्राइम था, ऊपर वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम है। इसका मतलब है कि अगर इसका प्राइमर लगेगा तो 5 के सामने 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 5 प्राइम। तो अब देखो प्राइमर ऐसे लगा है, ये प्राइमर का 5 प्राइम एंड है और ये प्राइमर का
3' एंड है। तो देखो डायरेक्शन क्या है, मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 3' पे ऐड करता है, तो इस तरफ डायरेक्शन होगी रेप्लिकेशन फॉर के ऑपोजिट। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो क्या करता है, डिसकंटिन्यूअसली अवे फ्रॉम द फॉर्क इन शॉर्ट सेपरेट सेगमेंट्स नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी जिस साइंटिस्ट ने इन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था उसके नाम पर ये फ्रेगमेंट्स बन गए थे ओकाजाकी। तो बच्चों अब देखो डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, अब ये ऐसा क्यों होता है, बच्चे यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये तो बताएं कि ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये ऐसे क्यों बनते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आप इमेजिन करो, ये आपको वीडियो में भी समझ आएगा। देखो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज ना एक कॉन्जुगेट की फॉर्म में होता है, ऐसे एक उसका ये वाला स्ट्रैंड होता है डीएनए पॉलीमरेज, एक ये होता है, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ऊपर वाले सब यूनिट से वो ऊपर वाला स्ट्रैंड बना रहा है, नीचे वाले यूनिट से वो नीचे वाला स्ट्रैंड बना रहा है। अब देखो बच्चों जब ये नीचे वाला ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये पीछे ये वाला स्ट्रैंड पीछे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज तो टूट जाएगा, इतना उसके ऊपर प्रेशर तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये वाला सब यूनिट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो फिर ये वाला जो ऊपर वाला सब यूनिट होता है ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डीएनए को जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो 2-2 मिनट बाद यहाँ पे प्राइमर्स ऐड होते हैं और डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। क्यों, क्योंकि ये 3' एंड से सिर्फ पॉलीमरेज जो है वो 3' एंड पे ही डाल सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह इसने इस 3' एंड पे डाला, ये पीछे की तरफ चला गया, फिर इस तरफ आया, फिर इधर से 3' एंड पे सिंथेसाइज किया, फिर इस 3' एंड पे सिंथेसाइज किया। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही होती है और डीएनए पॉलीमरेज ने खुद को डिस्ट्रॉय होने से बचाना होता है, तो इसलिए नीचे वो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज करता है और ऊपर फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, और इन छोटे छोटे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं हम इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और ये जो विजन है ये आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जब सारा जो है वो स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद आती है टर्मिनेशन। ठीक है, तो वन द न्यू स्ट्रैंड्स आर बिल्ड। अच्छा, अब जब सारी स्ट्रैंड्स बिल्ड हो गए, ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए, नीचे जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड आ गया, ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड आ गया, तो अब आपको पता है कि बच्चों आरएनए प्राइमर था। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेट हुए हैं, लेकिन ये तो हमारा डीएनए है, हमें तो आरएनए नहीं चाहिए। तो अब उसको रिमूव कौन करता है, आरएनएज एच, जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज 1 भी कहते हैं। ठीक है, आरएनएज एच या डीएनए पॉलीमरेज 1 एक ही बात है। ये क्या करता है, इट रिमूव्स द आरएनए प्राइमर्स। ठीक है, ये देखो ये जो हमारे पास आरएनए प्राइमर्स हैं इनको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। ये देख रहे हो ब्लू कलर के, ये एक ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, एक ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इसके दरमियान ये आरएनए प्राइमर है। इस आरएनए प्राइमर को ये जो एंजाइम है ये आकर रिमूव कर देगा। ये देख रहे हो पॉलीमरेज 1 मूवमेंट लिखा है, पॉलीमरेज 1 मूवमेंट का मतलब है आरएनएज एच आया। ठीक है, इसने क्या किया, इन ये देखो डिस्कार्डेड आरएनए न्यूक्लियोटाइड, इसने आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दिया और पीछे से न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड हो गए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्राइमर्स हमने इनकी हेल्प से हम डीएनए सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाते हैं तो इन प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, जो ये एंजाइम करता है। जब ये सारे प्राइमर्स दोनों स्ट्रैंड्स में से रिमूव हो जाते हैं तो फिर कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए लाइगेज, जो क्या करता है, इट सील्स द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्या करता है कि जो डीएनए लाइगेज है इन दोनों स्ट्रैंड्स को, ये देखो ये एक स्ट्रैंड ये बीच में निक है ना खाली जगह, इसको ये सील कर देता है। तो डीएनए लाइगेज का क्या काम है, इट एक्ट एज मॉलिक्यूलर ग्लू, ये मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है, उस निक को, उस खाली जगह को, उस सुराग को सील कर देता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो अच्छा, अब अगर टर्मिनेशन हो गई तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप है बच्चों वो है प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए, कि डीएनए को चेक किया जाएगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज ने न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके रेप्लिकेशन की है, कहीं उसने कोई गलत मिसमैच तो नहीं डाल दिया, कोई गलत बेस तो नहीं डाल दी। बच्चों आपको पता है कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है और साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर एडेनिन के सामने गलती से ग्वानिन आ जाए तो ये क्या होगा, मिसमैच होगा, या साइटोसिन के सामने ग्वानिन की जगह थायमीन आ जाए या एडेनिन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मिसमैच। ठीक है, तो ये रूल फॉलो होता है, एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन आता है, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आता है, सी के सामने जी, ए के सामने टी। तो इसी मिसमैच को चेक करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। जी बच्चों, और ये वही एंजाइम है जिसने अभी लास्ट स्टेप में हमारे आरएनए प्राइमर्स जो हैं वो रिमूव किए थे। यही हमारा एंजाइम प्रूफ रीडिंग भी करता है। ठीक है, तो अगर उसे कोई मिसमैच वो डिटेक्ट करे, यहाँ देखो डायग्राम में ये टी के सामने क्या आ गया, जी। ठीक है, अब टी के सामने क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, तो इसने ये मिसमैच डिटेक्ट किया। ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान, और साथ ही उसने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब के
न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने की जो कैपेबिलिटी है उससे उसने इस बेस को रिमूव किया। ठीक है, ये देखो, ये इसने जी को देखा, यहाँ से उसने इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया और यहाँ पर उसने टी के सामने ए डाल दिया, एडेनिन डाल दिया। ठीक है, तो इसने न्यूक्लियोटाइड को रिपेयर कर दिया, एग्जैक्ट जो इक्वल न्यूक्लियोटाइड आना था थायमीन के सामने वही ऐड किया। ठीक है, टू एंश्योर प्रॉपर रेप्लिकेशन। तो रिजल्टिंग क्या आया? द रिजल्ट इज टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स ईच कंटेनिंग वन ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह इन 5 प्रोसीजर्स के थ्रू, इन 5 स्टेप्स के थ्रू सॉरी, जो है वो हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद मैंने 2 एनिमेशंस डाली हैं, एक मैं सिल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट पे और एक डीएनए रेप्लिकेशन पे। उन एनिमेशंस को जरूर देखना, उससे आपका कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, और डू कमेंट बच्चों। कमेंट से ना एक हौसला मिलता है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं। और अगर कहीं पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।